हेलो बच्चों, जैसे कि लास्ट जो वीडियो गया था मेरा कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 में, तो आप लोग से एक प्रॉमिस किए। तो वो प्रॉमिस क्या था कि मैं प्रीवियस ईयर का एसएससी सीजीएल का इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस को क्या करूंगा, आपके सामने लेके आऊंगा। तो उसी सिलसिला को क्या कर रहा हूं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जब तक सीजीएल का एग्जाम ना हो जाए तब तक मैं क्या करूंगा कि 9 या 10 इसी तरह का लगभग क्या करूंगा, क्वेश्चंस को लेके आऊंगा और टाइप बाय टाइप आपको डिस्कस करूंगा कि ये भी बताऊंगा कि ये किस चैप्टर का पार्ट है और ये कौन सा टाइप है, वो सारा डिस्कस करूंगा। इसका बनाने का प्रोसेस क्या है वो सारा डिस्कस करूंगा। लेकिन ये जो भी ये क्वेश्चंस होगा वो एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर के बेस के ऊपर होगा। तो जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि मेरा नाम क्या राहुल प्रकाश है और मैं फैकल्टी हूँ रीजनिंग का। तो चलिए आज क्लासेस को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लासेस में जिस क्वेश्चन से सामना करना होगा रैंडमली होगा, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, हमको भी मालूम नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। अरे हाँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है सर। ये जो क्वेश्चन है आप लोग को याद रखेंगे कौन सा चैप्टर का पार्ट है। तो चैप्टर का नाम है डायरेक्शन टेस्ट। और डायरेक्शन टेस्ट के कौन सा टाइप्स का है, तो हमेशा याद रखिए एंगल। तो प्रीवियस ईयर में आपको इससे क्वेश्चंस पूछा गया था। तो प्राय जो बच्चे होते हैं इसके बनाने के लिए एक पुराना मेथड को ही यूज करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखोगे जब तक पुराना को छोड़ोगे नहीं तो न्यू में तो आ नहीं पाओगे। तो आज के एग्जाम क्या है वो लेटेस्ट के हिसाब से देखो, टाइम दिन पर दिन कम होता चला जा रहा है और सीजीएल भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं बैंकिंग एग्जाम का ही स्वरूप में को अपनाता चला जा रहा है। तो इसमें देखिए 1 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा और रीजनिंग में जितना जितना कम समय हो सके उसको लगाना है। बाकी मैथ के लिए आपके पास समय बचेगा। तो चलिए इस क्वेश्चंस को कैसे डील करें इसके बारे में जानेंगे। जो ट्रिक होता है ट्रिक को ही बताएंगे, जिसमें से इसमें लिखा गया है कि महेश जो है वो फेसिंग द क्या है, नॉर्थ है, ठीक है। फिर देखिएगा वो 180 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज घुमा, ठीक है। फिर देखिएगा वो 45 डिग्री जो है वो 45 डिग्री जो सेम डायरेक्शन में घुमा। फिर 270 डिग्री जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा। तो फिर पूछा जा रहा है कि ही इज फेसिंग ना, मतलब वो किस डायरेक्शन को फेस करेगा। तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे कि इस तरह क्वेश्चंस को डील करने के लिए पहला जो आपको तरीका है कि आपको एक क्या करना है कि महेश फेसिंग नॉर्थ। तो हमेशा याद रखेंगे कि महेश का फेसिंग क्या होगा, नॉर्थ की तरफ होगा, नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है। अब जब भी इस तरह क्वेश्चन को अगर डायरेक्शन से बनाओ तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए तरीका एक चीज को याद रखेंगे कि क्लॉकवाइज जो दिया गया है क्लॉकवाइज को आप प्लस मानो, ठीक है। उसी तरह एंटी क्लॉकवाइज को आप माइनस मानो, क्या कि राइट का अपोजिट लेफ्ट होता है, प्लस का अपोजिट माइनस होता है। अगर क्लॉक को प्लस माने तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस मानो। तो जब भी इस तरह का सम्स आता है तो सबसे पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लो कि वो बंदा फेसिंग द नॉर्थ है। तो बंदा क्या फेसिंग द नॉर्थ है, मतलब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, क्लियर है। अब देखोगे क्लॉकवाइज, पहले वो क्लॉकवाइज कितना घुमा, 180 डिग्री घुमा, तो प्लस 180 डिग्री, ठीक है। फिर देखिएगा वो सेम डायरेक्शन में 45 डिग्री घुमा, तो 45 डिग्री फिर प्लस कर दीजिएगा। फिर एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा, तो एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा, 270 डिग्री घुमा, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा -45 डिग्री आएगा। तो माइनस मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो उसको सिर्फ कितना घूमना है माइनस मतलब 45 डिग्री केवल एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। अगर 45 डिग्री अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमना है तो एक सिंपल सोचो, ये जो डायरेक्शन है आपका, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक है। अगर नॉर्थ से अगर ईस्ट में देखेंगे तो 90 डिग्री है, इसके बीच वाला पार्ट कितना होगा, 45 डिग्री होगा। उसी तरह देखेंगे नॉर्थ और वेस्ट को देखेंगे तो 90 डिग्री, इसका बीच वाला पार्ट 45 डिग्री होगा।
होगा कि नहीं, और सभी का जो ये बीच वाला पार्ट कितना होगा 45 डिग्री होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए, तो क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के हिसाब से घूमना। अगर वो ऐसे घूमता है तो क्लॉकवाइज होता है, तो उसका उल्टा घूमना है। कितना घूमना है, उसका उल्टा घूमना है, केवल उसको 45 डिग्री उल्टा घूमना है। मतलब उल्टा घूमेगा तो नॉर्थ इधर होता है, इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। अगर वो नॉर्थ से वेस्ट जाएगा तो 90 डिग्री, लेकिन उसको 45 डिग्री घूमना, मतलब बीच में ही रहेगा। तो बीच में जब रहेगा तो बीच वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं कि नहीं। तो इसका सटीक जो आंसर होगा, तो सटीक जो आंसर होने वाला है इसका नॉर्थ वेस्ट होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे डी इज द आपका राइट आंसर होगा, खटाक आपका चलेगा। ठीक है, ये जो तरीका बताएं एक इजिएस्ट प्रोसेस बताएं, अगर इस प्रोसेस को अप्लाई करोगे तो इस तरह के सम्स को डील करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा और कम से कम समय में आप इसको डेफिनेट बना लोगे। ठीक है, डेफिनेट बना लोगे, आपको हमेशा याद रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाँ, अरे ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग देखोगे कि दिखाई दे रहा होगा कि ये कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर बेस के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर पूरा मेरा एक लेक्चर गया है। अगर उस लेक्चर को ठीक से अगर आप देखते हो तो कोडिंग डिकोडिंग में किसी तरह इस तरह के शब्द में आप डेफिनेट नहीं फंसोगे। और ये कोडिंग डिकोडिंग किस टाइप के पार्ट है, तो वो टाइप का नाम है लेटर कोडिंग डिकोडिंग। और लेटर कोडिंग डिकोडिंग बनाने का जो प्रोसेस होता है वो अल्फाबेट ऑर्डर होता है। और अल्फाबेट ऑर्डर को याद रखने के लिए हम आपको 5 लेटर का एक वर्ड बताए थे, ई ज्योति। ठीक है, अगर ये याद रह गया आपको तो आप आराम से किसी भी लेटर का आप अल्फाबेट ऑर्डर बता पाओगे। ई फॉर कितना हो गया, 5 हो गया। जे फॉर कितना हो गया, 10 हो गया। ओ फॉर कितना हो गया, 15 हो गया। टी फॉर कितना हो गया, 20 हो गया। और वाई फॉर कितना हो गया यहाँ पर, 25 हो गया। अब आराम से किसी भी लेटर का आप क्या कर सकते हैं, अल्फाबेट ऑर्डर निकाल लोगे। और इस तरह के प्रश्न को अल्फाबेट ऑर्डर से ही सॉल्व करना इजी होता है। जिसमें से लिखा ए मैन को ये लिखा गया है, तो इसमें लिखा बंटी को ये लिखा गया है, तो आपको कमल का बोलना है कि कमल का क्या होगा, आपको इसका निकालना है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस को डील करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, अल्फाबेट ऑर्डर होता है। अगर अल्फाबेट ऑर्डर ठीक से याद रहेगा तो आराम से डेफिनेट इसमें बना लोगे। ठीक है, तो जैसे कि ए मैन, देखो इसको ये लिखा गया है 1415, तो इसका ऑर्डर लिखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑर्डर ए का ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और एम का ऑर्डर कितना होगा, 13 होगा। ठीक है, ए का ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। और एन का जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, अब गौर से देखो, यहां पर 1 दिखाई दे रहा है, तो यहां पर भी 1 दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर 4 दिखाई दे रहा है, तो यहां पर 13 दिखाई दे रहा है। तो तुम सोचो इस 13 के साथ ऐसा क्या किया जाए ताकि इसको 4 बना सकें। तो बोलेंगे सर इस 13 के साथ ऐसा क्या करें, कुछ करने की दरकार नहीं है। अगर 1 + 3 कर देते हैं तो ये आराम से ये 4 बन सकता है। तो कहने का बस मतलब ये है कि सर जिसका अल्फाबेट ऑर्डर सिंगल डिजिट है तो उसको सेम रखा गया है, जिसका अल्फाबेट ऑर्डर सेकेंड डिजिट होता है, मतलब 2 डिजिट होता है, तो उसको आपस में जोड़ दिया गया है। तो तुम देखो फिर से यहां पर आपको 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ 14 है तो 1, इसको क्या करें, जोड़ के क्या करें, 1 बनाएंगे तो होता है 5। और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या किया, इसका कोड को ब्रेक कर दिया। जब एक मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंग में कन्वर्ट कर रहा था तो इसका ऑर्डर को लिखा जा रहा था। लेकिन ऑर्डर में किसका, जिसका सिंगल डिजिट होता है तो उसको एज विल एज उसी तरह लिख दिया गया है, और जिसका डबल डिजिट होता है तो आपस में उसको जोड़ दिया गया है। तो उसी आधार पर बंटी का भी उसी तरह कोड क्या होगा, तो आप उसी आधार पर आप देखोगे कमल का भी कोड निकाल सकते हो। तो कमल मतलब के, तो के का अल्फाबेट ऑर्डर क्या होता है, के किसके बगल में आता है, जे के बगल में आता है। अगर जे का 10 है तो के कितना होगा, 11 हो जाएगा। 11 होगा कि नहीं, तो के तो डबल डिजिट में आता है, तो इसको एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन में 2 दिखाई दे रहा है,
तो ऑप्शन में 2 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक में नहीं दिखाई दे, मतलब ये वाला तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते ए का मतलब क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक, यहाँ पर 1 ही रखेंगे। उसके बाद देखेंगे एम, तो एम का यहां है 13, मतलब क्या हो जाएगा 4, तो 214 केवल ऑप्शन नंबर बी में ही है 214 दिखाई दे रहा है, बाकी को निकालो या निकालो आपके है, लेकिन केवल 214 ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द आपका राइट आंसर होने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ब्रेक करने के लिए सबसे इजी प्रोसेस होता है अल्फाबेट ऑर्डर। अगर अल्फाबेट ऑर्डर आपको सटीक मालूम होगा तो आप आराम से किसी भी कोडिंग डिकोडिंग का कोड को आपको ब्रेक कर लेना पड़ेगा, इजी से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, अरे हाँ, ये भी क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर में देखोगे कि जो भी क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे ये डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटिव है, ठीक है, और ये डायरेक्शन टेस्ट के किस टॉपिक से, मतलब किस टाइप से है, तो एक्चुअल डिस्टेंस से है। तो प्राय बच्चे लोग के थोड़ा सा दिक्कत होते हैं कि सर लेफ्ट और राइट के कॉन्सेप्ट में थोड़ा दिक्कत होते हैं, ठीक है, कि सर थोड़ा सा इसमें आपको देखो जगह जगह घूमना है, और क्या राइट घूमना है लेफ्ट घूमना है, तो ये कैसे घूमेंगे, ये थोड़ा दिक्कत आपके सामने आएगा। लेकिन थोड़ा समझो कि इन तरह के प्रश्नों को डील करने के लिए आपको एक चीज को याद रखना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट का थोड़ा सटीक ज्ञान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए ज्यादा आपको कुछ करने का दरकार नहीं है, ठीक है। तो जब भी कोई बंदा नॉर्थ को फेस करे, ठीक है, जब भी कोई बंदा अगर नॉर्थ को फेस करे तो सिंपल से याद रखेंगे कि नॉर्थ का इधर, जब भी कोई बंदा नॉर्थ को फेस करेगा तो हमेशा नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, जब भी कोई बंदा ऊपर की तरफ जाए, मतलब ऊपर की तरफ जाए, तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे, जब भी कोई बंदा ऊपर की तरफ जाए तो फेसिंग द नॉर्थ होगा, और जो बंदा फेसिंग द नॉर्थ होगा तो आपका लेफ्ट राइट इसका लेफ्ट राइट के बराबर होगा। अगर लेफ्ट बोलेगा तो अपना लेफ्ट हैंड की तरफ घूम जाएंगे, राइट बोलेगा तो अपना राइट हैंड की तरफ चल जाएंगे। तो इसका ये वाला पार्ट राइट होता है और ये वाला पार्ट क्या होता है, इसका लेफ्ट होता है। क्लियर है। उसी तरह नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, इसमें साउथ होता है। तो नॉर्थ का अपोजिट इसमें अगर साउथ होता है तो अगर कोई बंदा नीचे की तरफ जाए, अगर नीचे की तरफ जाए, कोई बंदा अगर नीचे की तरफ जाए तो हमेशा याद रखें वो साउथ की तरफ जा रहा है। तो नॉर्थ का अपोजिट अगर साउथ होता है तो अपना अपोजिट काम करेंगे, राइट बोलेगा तो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएंगे, लेफ्ट बोलेगा तो राइट की तरफ मुड़ जाएंगे, बस आपको ही करना है, ठीक है। तो अगर राइट बोले तो अपना लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएंगे, तो इसका ये वाला पार्ट राइट होगा और ये वाला पार्ट क्या होगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज याद हो गया। अब केवल आपको याद रखना है ईस्ट और वेस्ट का, तो ऑलवेज याद रखेंगे ये वाला पार्ट ईस्ट होता है और ये वाला पार्ट क्या होता है, वेस्ट होता है। खाली ईस्ट का याद रखना है तो वेस्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हमेशा एक चीज को याद रखना है कि ईस्ट का ऊपर वाला पार्ट हमेशा लेफ्ट होगा, नीचे वाला पार्ट हमेशा राइट होगा। उसी तरह वेस्ट का ठीक उल्टा कर देंगे, ठीक, ऊपर वाला पार्ट राइट होगा, नीचे वाला पार्ट लेफ्ट होगा। तो अगर ये चीज आपको क्लियर हो चुका है तो डायरेक्शन टेस्ट का एक्चुअल डिस्टेंस बनाने में आपको कहीं पर भी समस्या नहीं आने वाला है, ठीक है। ये सबसे इजी प्रोसेस है और इस प्रोसेस को खाली आप जानेंगे। जैसे कि इसमें क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि 2 men जो है स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम द 1 point टूवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन, मतलब बोला है कि 2 मैन है, ठीक है, 2 मैन है, अब एक ही पॉइंट से 2 अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हुआ है। तो पॉइंट देखो उसका एक ही पॉइंट है, पॉइंट क्या उसका एक ही पॉइंट है, मान लेते ये वाला पॉइंट है, ठीक है। एक बंदा इधर की तरफ जाएगा और एक बंदा इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, बस यही बोला जा रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बोला जा रहा है कि 3 किलोमीटर चलने के पश्चात, मतलब इसमें दोनों बंदा जो है वो 3 किलोमीटर चलेगा, तो मतलब ये बंदा अगर इधर की तरफ चलेगा तो ये 3 किलोमीटर चला, तो जब इधर की तरफ चलेगा तो इधर वाला पार्ट का था ईस्ट, उसका फेस किधर हो गया, ईस्ट की तरफ हो गया, ठीक है। अब एक बंदा इधर जब चलेगा, जब इधर की तरफ चलेगा तो इसका फेस क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा कि नहीं, तो वेस्ट की तरफ चलेगा तो ये भी 3 किलोमीटर चला, ठीक है। अब दोनों जाके यहां पर रुका हुआ है, क्लियर है। अब बोला जा रहा है
कि दोनों दाएं मुड़ा, मतलब दोनों जो है वो राइट मुड़ा, मतलब राइट मुड़ा, तो बैक टू बैक दोनों राइट मुड़ा। तो अगर तुम सोचो, अगर कोई बंदा इधर की तरफ जा रहा है, मतलब ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो राइट किधर हो जाएगा? जो बंदा ईस्ट की तरफ जाता है राइट क्या होगा? नीचे की तरफ हो गया। तो ये बंदा नीचे की तरफ चला गया, तो मतलब ये भी 4 जाएगा। अब उसका फेस बड़ा साउथ की तरफ हो गया। अब जो बंदा वेस्ट की तरफ जाएगा उसका राइट ऊपर की तरफ होगा, तो ऊपर की तरफ चला गया। इसका फेस नॉर्थ की तरफ होगा, ये भी 4 होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसके अंदर में कि दोनों बंदा का बोला जा रहा है कि हाउ फर दे बोथ ईच ऑफ द अदर, मतलब दोनों, एक बंदा यहां पहुंचा हुआ है और एक बंदा यहां पहुंचा हुआ है, लेकिन दोनों बंदा का एक्चुअल दूरी क्या आपको ये निकालना है। तो हमेशा याद रखेंगे, जब भी आपका एक्चुअल डिस्टेंस एक तरह का एंगल बन जाए, जब भी आपका एक्चुअल डिस्टेंस एक तरह का एंगल बन जाए, तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। जब भी देखेंगे स्ट्रेट लाइन अगर ऐसे चल रहा है, जब भी कोई आपका एक्चुअल डिस्टेंस ऐसे चल रहा है, चाहे ऐसे हो रहा है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं होगा। लेकिन जब भी आपका एक्चुअल डिस्टेंस अगर आपका एंगल बन जाए, इस तरह का बन जाए, तो इसमें क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप लोगों को तो याद ही है, सभी को चाइल्डहुड से ही फॉर्मूला चला आ रहा है। ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है, देखोगे कि H इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर द क्या होगा? रूट होगा। बस इसी को देखना है। ठीक है। एल मतलब लंबाई, ठीक है, और बेस मतलब चौड़ाई। तो ऑलवेज आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आप देखोगे आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है एक ट्रायंगल बन रहा है, मतलब एंगल बन रहा है, तो आपको यहां तक आपको एक ट्रायंगल बनाना है, बस यही करना है। जब यहां तक ट्रायंगल बनाओगे तो ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट आपका लंबाई हो गया और ये वाला पार्ट क्या होगा? आपका चौड़ाई हो गया। तो लंबाई कितना हो गया? तो हमको यहां तक का लंबाई 4 था, और ये वाला लंबाई ले लेंगे तो ये भी क्या होगा? 4 होगा। तो टोटल लंबाई कितना हो गया? बोले टोटल लंबाई जो हो गया मेरे पास 8 हो गया। अब चौड़ाई कितना हो गया? तो चौड़ाई बट आपको यहां से यहां तक लेना है, तो 3 और 3 6, मतलब बेस कितना हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा। बस इस फॉर्मूला में इसको इसमें पुटअप करना है। जब इस फॉर्मूला में पुटअप करोगे तो डायरेक्ट पुटअप कर सकते हैं। ठीक है। जब तुम इसमें डायरेक्ट पुटअप करोगे तो ऑलवेज क्या करेंगे? एल मतलब एल का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 8 का स्क्वायर 64 होता है। उसी तरह बेस मतलब इसमें 6 का स्क्वायर बड़ा 36 होता है। ठीक है। ये अंडर द रूट होगा। जब इसको जोड़ोगे तो यहां पर कितना होगा? 100 होगा। और 100 किसका रूट होता है? बोले 100 जो होता है वो रूट होता है 10 का होता है। किसका होता है? 10 का होता है। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? 10 होगा। 10 किलोमीटर। परफेक्ट खटाक आपका आंसर होगा। आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 10 किलोमीटर आपके इसके अंदर में होने वाला है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए, अरे वाह, ये जो डायरेक्शन टेस्ट, ये डायरेक्शन टेस्ट नहीं, ये ब्लड लेसन का टाइप है। और अक्सर देखेंगे एसएससी सीजीएल जो है एक या दो क्वेश्चन ब्लड लेसन के ऊपर फोकस करने वाला है और करता ही है। इसे याद है कि वो करेगा ही आपको एक दो क्वेश्चन आपको ब्लड लेसन के ऊपर। और ब्लड लेसन का बनाने का प्रोसेस जो चला आ रहा है उसी प्रोसेस का आधार बनाते हैं, और वो होता है डायग्राम बेसिस पर। अगर डायग्राम बेसिस पर अगर ब्लड लेसन बनाने का चीज आपको मालूम है तो इस तरह का प्रश्न को बनाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमेशा याद रखेंगे जिसके बीच में जनरेशन गैप होगा उसको हमेशा टॉप और बॉटम से इंडिकेट करेंगे। ठीक है। और जिसके बीच में जनरेशन गैप नहीं होगा तो उसके बीच में स्ट्रेट लाइन से इंडिकेट करेंगे, एक्सेप्टेड कजन को छोड़ के और हस्बैंड वाइफ को छोड़ के। क्योंकि हस्बैंड वाइफ के लिए अक्सर हम लोग इक्वल से रिप्रेजेंट करते हैं और कजन के लिए हम कोई लकीर खींचेंगे नहीं। तो हमेशा याद रखेंगे जिसके बीच में जनरेशन गैप होगा उसको क्या करेंगे? एक सीधे लकीर से, मतलब टॉप और बॉटम लकीर से आपको इंडिकेट करना है। और जिसके बीच में जनरेशन गैप नहीं होता, एक्सेप्टेड कजन और हस्बैंड वाइफ को छोड़ के उसको एक हॉरिजॉन्टल लकीर से खींचकर इंडिकेट करेंगे। हस्बैंड वाइफ के लिए हमेशा इक्वल रिप्रेजेंट करेंगे और कजन के लिए कोई भी डायग्राम, मतलब किसी बने कजन के बीच में जनरेशन गैप नहीं होगा और जिसके बीच में लकीर खींचा नहीं हो तो वो कजन कहलाएगा। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर ए है और यहां बी है,
क्या ए और बी के बीच में जनरेशन गैप दिखाई दे रहा है? जब भी जनरेशन गैप होगा तो टॉप और बॉटम होगा, तो टॉप और बॉटम नहीं है, दोनों क्या है, एक हॉरिजॉन्टल मतलब स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जब भी जनरेशन गैप ना हो और उसके बीच में लकीर भी खिंचा ना हो, तो आप सही बोलोगे कि ए और बी एक दूसरा क्या है बेटा, कजन है। अगर ये चीज तुमको याद रह गया तो आपको ब्लड लेसन भी यहीं पे खत्म हो जाता, बड़ा सा टॉपिक नहीं है, बस इसी के आधार पर आप बनाओगे तो आपको बनता चला जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। बोला कि एक्स का मैरिज जो है वो वाई के साथ हुआ है, ठीक है, एक्स वाई से विवाहित है, मतलब एक्स इज अ मैरिज टू वाई, मतलब एक्स जो है वो वाई के साथ मैरिज किया, मतलब इक्वल्स दिखाएंगे। एक्स का मैरिज वाई से हुआ है। एक चीज शायद और भी याद रखोगे कि मेल को इसमें हम जेंडर के हिसाब से मेल दिखाते हैं और फीमेल को हमेशा यहां पर माइनस दिखाते हैं, इस चीज को याद रखेंगे इसके अंदर में, ठीक है। चलिए अब देखोगे इसमें बोला जा रहा है कि एक्स का मैरिज वाई के साथ हुआ है, एक्स का मैरिज के साथ हुआ है, वाई के साथ हुआ है, लेकिन एक्स का मैरिज वाई के साथ हुआ है, लेकिन इसमें कौन मेल है कौन फीमेल है ये बता नहीं सकते हैं। और वाई जो है वो मदर किसका है, जेड का, वाई जो है मदर किसका है, जेड का। तो वाई अगर मदर अगर जेड हो तो वाई का जेंडर क्लियर है, माइनस हो गया। और वाई अगर मदर जेड का है तो ऑलवेज वाई और जेड के बीच जनरेशन गैप होगा, जनरेशन गैप होगा कि नहीं। अगर वाई और जेड के बीच में अगर जनरेशन गैप होगा तो ऑलवेज वाई मदर किसका है, जेड का, तो वाई हमेशा ऊपर होगा, जेड हमेशा क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो वाई मदर किसका है, जेड का, तो ऑलवेज क्या करेंगे, जेड को नीचे करेंगे, तो ऑलवेज यहां से जेड को नीचे कर देते हैं, क्लियर है। तो अगर वाई माइनस होगा तो एक्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, जेड जो है वो सिस्टर भी का है, तो जेड सिस्टर क्या भी का है, तो सिस्टर ब्रदर के बीच जनरेशन गैप तो होता नहीं है, तो यहां भी होगा, इस तरह से इंडिकेट करेंगे। तो उसी तरह देखेंगे अगर जेड वाई अगर इसकी मदर है तो ये स्ट्रेट लाइन जहां भी खींचा जाएगा उसका मदर हो जाएगा, तो वाई किसका मदर होगा, वो भी का होगा। अगर वाई इसका मदर है तो ये दोनों इक्वल, तो एक्स इसका फादर होगा तो एक्स इसका भी फादर होता चला जाएगा, वो भी का भी। और बोला जा रहा है इसमें कि वाई हैज ओनली वन डॉटर, मतलब वाई का केवल एक ही बेटी है। तो अगर वाई का अगर एक ही बेटी तो वो बेटी मालूम चल गया जेड है, तो ऑलवेज भी क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्या क्या बोला जा रहा है कि भी इज मैरिज टू डब्लू, भी का मैरिज डब्लू के साथ हुआ है, तो डब्लू, तो ऑलवेज बेटा भी अगर प्लस है तो डब्लू क्या हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो डब्लू के साथ हुआ है कि आर इज द सन ऑफ डब्लू, आर किसका सन है, डब्लू का सन है, तो यहां पर आर आ गया, क्लियर है। अब बोला जा रहा है कि टी इज द मदर ऑफ डब्लू, टी किसका मदर है, डब्लू का मदर है, मतलब इसमें टी ऊपर चला गया, क्लियर है। तो टी इज द मदर ऑफ डब्लू, तो ये डायग्राम बन के तैयार हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्स रिलेटेड टू आर, मतलब एक्स का रिलेशन आर के साथ क्या होगा, एक्स का रिलेशन आर के साथ क्या होने वाला आपको ये देखना है। मतलब एक्स जो है वो आर को क्या लगेगा, हमको एक्स के अकॉर्डिंग टू चेक करना है, तो एक्स जो है वो आर क्या क्या लगेगा। तो हमको याद रखेंगे जब भी एक्स जो है वो नीचे की तरफ देखेगा, अगर वो एक बार देखे तो मदर और फादर, दो बार देखे तो ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर होगा, ठीक है ना, हमेशा याद रखेंगे। एक्स वाई को देखना है, एक्स को देखेगा आर को देखेगा, तो ऑलवेज एक्स आर को देखने के लिए वो नीचे की तरफ देखेगा। तो हमेशा याद है कोई बंदा अगर नीचे की तरफ देखे, अगर एक बार देखे तो फादर और क्या होगा, फादर और मदर, अगर दो बार देखे तो ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, तो ऑलवेज इसमें एक्स का जेंडर क्या प्लस है, तो एक्स बोलेगा हम दो बार देख रहे हैं, तो मतलब हम क्या लगेंगे, ग्रैंड फादर लगेंगे, क्या लगेंगे, ग्रैंड फादर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आपका राइट आंसर, मतलब इसका आंसर क्या होगा, ग्रैंड फादर होगा, खटा का आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो आपका हम ब्लड रिलेशन के ऊपर जो ये कॉन्सेप्ट दिए, अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर सटीक भाटी से आपको याद मैंने समझ में आया होगा तो ब्लड रिलेशन में सीजीएस रिलेटिव आपको ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये 5th नंबर क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं एनालॉगी। और अक्सर देखेंगे कि एसएससी का तीन ऐसा टॉपिक है, अगर तीन टॉपिक को ठीक से अगर आप कमर कस के प्रिपरेशन कर लिए रीजनिंग के लिए,
एक एनालॉगी, एक क्लासिफिकेशन, एक सीरीज। अगर ये 3 टॉपिक पर आपका कमांड आ चुका है तो हमेशा याद रखेंगे 70% रीजनिंग जो है इसी 3 चैप्टर से पूछा जाता है। 70%। देखिए, जिस तरह बैंकिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पजल होता है, उसी तरह एसएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? 3 होता है, सीरीज, एनालॉगी और क्लासिफिकेशन। क्या क्या? सीरीज, एनालॉगी और क्लासिफिकेशन। ये 3 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है फॉर एसएससी के लिए। तो आज जो ये क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चंस एनालॉगी का है। ठीक है, एनालॉगी टाइप का है। और इस तरह के क्वेश्चंस में, और एनालॉगी का कौन सा टाइप है? तो एनालॉगी का जो टाइप है, इस टाइप का नाम बोलते हैं लेटर एनालॉगी। और लेटर एनालॉगी का बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट होता है, वो कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर होता है। अगर कोडिंग डिकोडिंग का लेटर वाला कॉन्सेप्ट होगा, क्लियर है? लेटर वाला मतलब क्या होगा? लेटर मतलब अल्फाबेट ऑर्डर जानना। अगर अल्फाबेट ऑर्डर अगर आपको मालूम है तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि इनके और इनके बीच में, ठीक है, इनके और इनके बीच में जो रिलेशन होगा, वही रिलेशन इसके और इसके बीच में होने वाला, आपको ये फाइंड आउट करना है इसके अंदर में। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या है। क्लियर है? तो आप सिंपलिटी इसमें देखोगे कि जब भी आपको इसको ब्रेक करने, इसका ऑर्डर याद रखो। ऑर्डर याद रखने के लिए अभी कुछ देर पहले ये टैब बताया था ना, ये वाला टैब। ठीक है, तो इससे अगर ऑर्डर अगर याद हो सकता है तो याद कर लो, तो इस तरह क्वेश्चन को डील करने में ज्यादा समय नहीं होगा। तो एम का जो अल्फाबेट ऑर्डर क्या होता है? 13 होता है, ए का 1 होता है, के का 11 होता है, और ई का क्या होता है? 5 होता है। ठीक है, पहले देखो, इसमें इन सभी को जोड़ो। जब इन सभी को तुम जोड़ते हो तो यहां पर आपको मालूम चलता है, जब इसको जोड़ोगे, इसको यहां पर जोड़ोगे, तो अगर इसको जोड़ते हो यहां पर, तो यहां पर कितना होता है आपका? यहां पर जोड़ोगे तो 24। ठीक है, अब इसके साथ इसको जोड़ो तो मतलब 6, तो इसको जोड़ते तो कितना? 30 होता है कि नहीं? और यही 30 आपको यहां पर आया हुआ है। ठीक है ना? तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जो ऑर्डर है उसी को आपस में जोड़ के ये 30 लाया गया है। तो आपको भी क्या करना है? आपको बस यही करना है, जो ये वर्ड दिया गया है इसमें जो अल्फाबेट है उसको क्या करना है? अल्फाबेट ऑर्डर को खाली जोड़ देना है। तो जैसे कि एन का अल्फाबेट ऑर्डर 14 होता है, 14 लिख देंगे। ठीक है ना? उसके बाद ए 1 हो गया, फिर आई का 9 हो गया, उसके बाद एल का मतलब यहां पर 12 हो गया। ठीक है, अगर ये लिख दिए तो ऑब्वियस यहां पर कितना हो गया? 10 हो गया। 10 और इधर कितना हो गया आपका? 26 हो गया। तो 10 और 26 कितना हो गया? 36 हो गया। 36। तो 36 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द खटाक आपका आंसर होगा। 36 इज द राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, ये सबसे इजी प्रोसेस इसका बनाने का, सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है आपको इस तरह के सम्स को डील करने का, सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। और ये भी शायद रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, शायद 1 ही में डील किए थे, ये वाला वही शायद टेक्निकल इशू हुआ होगा, रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब ये जो भी है, ये भी क्या होता है? एनालॉगी का ही पार्ट है। और ये एनालॉगी कौन सा पार्ट है? ये एनालॉगी का जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग नंबर एनालॉगी। ठीक है, और हमेशा याद है नंबर एनालॉगी के बनाने का जो प्रोसेस है, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग खटना पड़ेगा। इसके लिए आपको स्क्वायर मालूम करना पड़ेगा, क्यूब मालूम करना पड़ेगा, टेबल याद रखना पड़ेगा, तभी इस तरह के सम्स को आप डील कर पाओगे। तो नंबर एनालॉगी में आप लोग देख रहे हो, यहां जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, तो जैसे कि आपको फाइंड आउट करना है कि इसके और इसके बीच में जो रिलेशन होगा, वही रिलेशन इसके और इसके बीच में होगा। तो आपको देखना है कि 92 और 121 में जो रिलेशन होगा, वही रिलेशन इसके बीच में बनेगा कि नहीं? तो आपको जब भी नंबर एनालॉगी दे, तो इसमें आप लोग देखोगे कि इसमें ये वाला नंबर आपका स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये वाला नंबर आपको स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमेशा याद रखेंगे
कि जब भी आप तो लोग को इस तरह का लॉजिक दिखाई दे, एक नंबर स्क्वायर दिखाई दे रहा है और एक नंबर स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है, तो मतलब हमेशा इस चीज को याद रख लेना आप लोग को कि एक नंबर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, एक नंबर स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमेशा एक चीज को याद रखना है कि इस नंबर को ऐसा क्या किया जाए, मतलब 121 ये किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है कि नहीं। तो आपको सोचो इस 92 के साथ ऐसा क्या किया जाए ताकि इसको 121 बना सके। तो इस 92 के साथ ऐसा क्या किया जाए ताकि इसको 121 बना सके, तो आप बोलोगे कि 92 में जो दोनों डिजिट को आपस में इसको जोड़ दिया जाए तो 11 होगा, और इसी 11 को यहां पर क्या क्या स्क्वायर किया गया कि नहीं। तो ये लॉजिक है। तो हमेशा याद रखेंगे नंबर एनालॉग में अगर एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, अगर एक स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है वो किसका स्क्वायर ये फाइंड आउट कीजिए। अब जो स्क्वायर नहीं है उस नंबर को गौर कीजिए। अब जब इस नंबर गौर किए तो इस नंबर को ऐसा क्या किया जाए ताकि 11 बना सके। तो 11 इसको बनाने के लिए इसको आपस में जोड़ना होगा, किसको, डिजिट को जोड़ना होगा। तो उसी आधार पर आप इसको करोगे तो यहां पर 6 और 3 है, तो 6 प्लस 3 को आपस में जोड़ो तो कितना बड़ा 9 होगा, और 9 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 81 होता है। क्या होता है 81। तो 81 इज द आपका राइट आंसर होगा खटाक। 81 इज द राइट आंसर आपका होने वाला है खटाक इसके अंदर में। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं। ज्यादा थोड़ा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा, और लंबा थोड़ा सा होगा तो आप ही लोग थोड़ा सा ही करोगे, तो वीडियो लंबा ना जाए। तो आज क्लासेस का ये अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, तो इसको बोलते हैं नंबर पजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर पजल बोलते हैं। तो नंबर पजल जब भी बोलेंगे तो ऑलवेज हमको मालूम है कि 1 3, अब यहां पर क्या दे रहा है 312 और यहां 24 दे रहा है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का प्रश्न दिया जाए तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसको अलग करो। अब इन दोनों नंबर के साथ ऐसा क्या किया जाए ताकि हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, इन दोनों नंबर को ऐसा क्या किया जाए ताकि इसको बना सके। तो ये जुड़ के तो बनेगा नहीं, तो ये जुड़ के जब ना बने तो माइंड में सोचो कि ये हो क्या सकता है। तो देखो कि ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो 24 को जब 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मेरा 312 होता है। तो अगर 13 का टेबल याद हो तो क्या होता है 13 चौके 52, क्या होता है 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 चौके क्या होता है 52, मतलब 52। तो यहां पर 2 लिखेंगे और यहां पर 5 लिखेंगे। 13 दूनी क्या होता है 26, 26 और ये 5 मतलब 31 होता है। तो हाँ सर, अगर इन दोनों नंबर को इंटू कर लिया जाए तो ये नंबर बन जाता है कि नहीं। तो आपका लॉजिक मालूम चल गया। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, उसी आंसर को हम लोग टिक मारेंगे। जब इन दोनों को आपस में इंटू कर दे तो आपको ये बनेगा। तो 13 को अगर 20 से इंटू करोगे तो कभी भी 65 नहीं बनेगा, वो हमेशा कितना बनेगा 260 बनेगा, 65 तो बनेगा नहीं। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अब देखो इसको और इसके साथ इंटू करेंगे तो 90 नहीं बने, यहां 70 बने, ये भी तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर 110 है, यहां 22 है, तो 3 को अगर 22 से इंटू करोगे तो कितना होगा आपको यहाँ 66 होगा, यहां भी तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होने वाला है। मल्टीप्लाई करने का दरकार नहीं है, तो ऑलवेज सम आपका गलती होगा तभी वाला होगा। तो यह आंसर नंबर क्या होगा आपका बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन था, ये तो खाली स्टार्टिंग था, आपके पास ये भी था। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट था। तो इसका आप लोग पार्ट 2 का इंतजार करोगे तो कम से कम जो टारगेट कर रहे हैं वो लगभग 100 क्वेश्चन का टारगेट कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है। अगर ये 100 का अगर आप लोग देखोगे क्लासेस अगर ठीक से करोगे तो कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल में आपको क्या होगा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मतलब बहुत अच्छा फील करेंगे, सम्स वगैरह सारा बनेगा। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेटेड हम लोग भी जागिएगा ताकि आप लोग को अच्छा से अच्छा प्रश्न को करा सकें। तो आज की क्लास बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।